हेलो नमस्कार। आपके अपने चैनल अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आप लोगों से मुझे इतना प्यार मिल रहा है। सिर्फ मेरे अपने यानी यूपी राज्य में ना बल्कि और भी राज्य के लोग इस वीडियो को देख रही हैं और पसंद कर रही हैं। तो आप लोगों के इस प्यार से मुझे और ज़्यादा वीडियो अपना अच्छा बनाने के लिए और आप लोगों के लिए नए नए प्रश्न लेके आना, मतलब ऐसा अंदर से लगता है कि नहीं, मुझे और भी अच्छा करना चाहिए। क्योंकि जो भी बच्चियाँ होम साइंस से पढ़ रही हैं वो आगे बढ़े और साइंस के बच्चों को भी, जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं उनको भी पीछे पछाड़ दे। क्योंकि होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और एक लड़की के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है। जो भी बच्चियाँ पढ़ रही होंगी उन्हें ये लगता होगा कि नहीं, हाँ, हमने बहुत ही सही चुनाव किया है अपने लाइफ का। तो आप सभी लोगों को फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जल से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। तो पहला प्रश्न हमारा है, एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का प्रतिशत क्या है? तो ये देखिए, एग्जैक्टली जो होता है वो आपका 70 तक मानते हैं, ठीक है। मैं 71% कर दी हूँ, लेकिन कई सारे प्रश्नों में आप लोग देखेंगे तो कहीं आपका 60 से 70 देगा तो वो सही हो जाता है, कहीं 65 दिया रहता है वो सही हो जाता है, और कहीं 71 यानी 71 दिया रहता है तो वो भी सही रहता है। तो आप ये मान लीजिए कि 60 से लेकर 70 के पास तक जितना भी होता है, जो भी नंबर देता है वही उसका प्रतिशत माना जाता है, ठीक है। तो दूसरा हमारा जो प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम प्रभावी किया। किस सन में किया था? 1974 में। क्या हुआ था? भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक गठन सांविधिक संगठन के रूप में जल यानी कि प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां व कार्य सौंपे गए। यानी 1974 में जो है वो आपका जल था और 1981 में वायु। तीसरा प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है? तो ये क्या है? पानी। पानी जो है शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि क्या है? तो घरेलू तौर पे हम लोग क्या करते हैं? जल को उससे उबालते हैं ना। जब उसे उबालते हैं वो पानी जब खौलने लगता है तो उसमें जो चूना आप देखते हैं, सफ़ेद सफ़ेद चूना के जैसे कुछ दिखने लगता है और वो पानी की ऊपरी सतह पर आ जाता है। तो वो जो होता है वो जल की जो अशुद्धियाँ होती है वो सारे सफ़ेद यानी चूने के जैसे रूप में बन जाते हैं। और घर पे यानी घरेलू विधि से हम जल को उबालकर शुद्ध करते हैं। इसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न है, मृदा युक्त जल किसके उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो क्या है आपका मृदा युक्त जल जो है ये किसके उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है? फिटकिरी यानी फिटकिरी के द्वारा मृदा युक्त जो जल होता है उसको शुद्ध किया जाता है। छठा प्रश्न है, जल की कठोरता किस खनिज की उपस्थिति के कारण होता है? तो जल की जो कठोरता है वो कैल्शियम सॉल्ट खनिज के कारण जो होती है जल में कठोरता उपस्थित रहती है। ये क्या है इसकी? यानी स्थायी कठोरता होती है।
जो जल की स्थायी कठोरता में क्या उपस्थित रहता है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण ये होता है। यानी कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड उपस्थित होते हैं वो सल्फेट के कारण होते हैं और इन लवणों को उबालकर अथवा कोई आसान विधि से अलग नहीं किया जा सकता। उबालने के बाद भी इसकी कठोरता दूर नहीं होती, बल्कि इन्हें विशेष विधि द्वारा विशेष रसायनों की सहायता से इनकी कठोरता को दूर किया जाता है। इसलिए इसे स्थायी कठोरता कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो किसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। यानी कि जो जल की शुद्धिकरण होती है वो रासायनिक विधि से कैसे किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा उसकी जो है शुद्धिकरण की जाती है। 8वां प्रश्न है, फ्रांस के आर्टोइथ नामक स्थान में दीर्घकाल से एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं जिनका नाम है, क्या नाम है उनका? आर्टिजन कुएं। तो ये जो प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, जो भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, यूजीसी, जीआरएस, जीआईसी की परीक्षाएं अभी भी आप देखिए वैकेंसी आ रही हैं, तो उनकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी है और मैं वही सारा प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आती हूँ जो सेलेक्टेड होते हैं। और आप लोगों को अगर कुछ और भी चाहिए, यानी आपको किसी और टॉपिक पे कुछ समझना है, तो आप वो चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी सारी समस्याओं को मैं दूर करूँ। और आपके आसपास में जो भी बच्चियाँ होम साइंस से पढ़ रही हैं, आप उन्हें भी बताइए इस वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी देखें और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, ताकि आगे का जो समय हो वो यानी होम साइंस का एक परचम लहराए, है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? कृत्रिम झील का दूसरा नाम जो है ये परिबद्ध जलाशय है। झीलें जो होती हैं वो भूपट के किसी भी भाग पर हो सकती हैं। ये उच्च पर्वत पर मिलती हैं, पठारों और मैदानों में भी मिलती हैं तथा स्थल पर सागर तल के नीचे भी पाई जाती हैं। किसी अंतर्देशीय गर्त में पाई जाने वाली ऐसी प्रशांत जल राशि को झील कहते हैं जिसका समुद्र से किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। कृत्रिम झील का दूसरा नाम परिबद्ध जलाशय, और ये ऐसी झील है जो मानव निर्मित होती है। कृत्रिम से ही समझ में आ रहा है ना, ये प्रकृति की नहीं है, ये कृत्रिम द्वारा बनाई गई है, यानी कृत्रिम मनुष्यों के द्वारा। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित हीलर लेक विश्व की एकमात्र गुलाबी पानी की झील है। इसका कारण पानी में मौजूद एल्गी और बैक्टीरिया है। इसे अगर आप लोग को नोट करना है तो कर लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित हीलर लेक विश्व की एकमात्र गुलाबी पानी की झील है। इसमें क्या उपस्थित होता है? एल्गी और बैक्टीरिया। 10वां प्रश्न है, सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान करना लाभप्रद होता है? तो अभी मैं जहाँ रहती हूँ भाई यूपी में, यहाँ तो हम तीनों मौसम का मज़ा लेते हैं, गर्मी, ठंडी और बरसात। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में ठंडे पानी से नहाना चाहेंगे, ठंडी के मौसम में गर्म पानी से नहाना चाहेंगे। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो लाभप्रद होता है वो ठंडा पानी से ही स्नान करना उचित होता है। ठंडा मतलब ये नहीं कि बिल्कुल फ्रिज का पानी, नहीं। ठंडा मतलब आपका नॉर्मल पानी जो आप समरसेबुल से निकालते हैं या हैंडपम्प से या कुएं से जो भी ताज़ा पानी निकलता है, उस पानी से ही हमें स्नान करना चाहिए। इससे होता क्या है, जो सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो ठंडे पानी से अगर नहाता है तो उसको लाभ मिलता है, क्योंकि गर्म पानी से जो नहाने पे क्या होता है, हमारा रक्त संचार कुछ उत्तेजित हो जाता है, और किंतु फिर क्या होता है उसके बाद मंद पड़ जाता है। यानी जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हमारा रक्त संचार बढ़ जाता है और
उसके कुछ देर बाद वो मंद पड़ जाता है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। ठंडे पानी से स्नान करने पर आलस, थकान, दर्द मिटना और नींद अच्छी आती है। इसके अलावा ठंडे पानी से नहाने से इम्यूनिटी एवं रक्त संचार अच्छा रहता है और वसा बर्न होती है तथा शारीरिक चमक एवं दृढ़ तरोताजा रहता है। अगला प्रश्न है, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? तो जल की कठोरता जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक आपका अस्थायी कठोरता और एक स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता मतलब जो कठोरता चाहे हम उसे किसी विधि से करें लेकिन वो आसानी से नहीं दूर होता है, उसे हमें रासायनिक विधि द्वारा ही दूर करना पड़ता है। इसके बाद 12वां प्रश्न है हमारा, जल एक यौगिक हो जो किन तत्वों से मिलकर बना है? तो जल एक यौगिक है और यह किन 2 तत्वों से मिलकर बना है? तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन यौगिक से मिलकर बना है। हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन की मात्रा 1 होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका, यानी हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 यौगिकों से मिलकर बना है। तो इसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है ना, क्योंकि रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। इसके बाद क्या है 13 प्रश्न, कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है। तो कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए क्या मिलाया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं ना, जहाँ पे भी कुआं होगा, अब तो लगभग कुएं सब बंद ही होते जा रहे हैं, लोग ज़्यादातर समरसेबुल का यूज़ करते हैं। कुएं तो अब देखने को भी नहीं मिल रहे, गाँव में भी नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो कुएं का जो पानी होता है उसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट डालकर जल को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का क्या होता है, KMnO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये क्या करता है, यह जल में मौजूद घुलित आयरन, मैग्नीज तथा हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या करता है, ऑक्सीकृत कर उन्हें ठोस पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, जल से आसानी से हम उसे छान सकते हैं और यह कुएं में मौजूद आयरन बैक्टीरिया के विकास को नियंत्रित करता है। इसलिए इसका प्रयोग कुएं के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। 14 प्रश्न है, फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग क्या है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग क्या है? फ्लूरोसिस। क्या है? फ्लूरोसिस। ये क्या होता है, पीने के पानी में फ्लोरीन नामक खनिज लवण की अधिकता के कारण हो जाता है और इस रोग में क्या होता है, दांतों पर धब्बे पड़ जाते हैं और उनमें गड्ढे हो जाते हैं। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र है। तो ये तो आप सबको आता है ना, छोटे बच्चे को भी पता रहता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। तो ये थे आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तो अभी के लिए बाय बाय।